दोस्तों, मिडिल ईस्ट का नक्शा आजकल इतना गर्म है कि अगर कोई वहाँ तवा रख दे तो रोटी अपने आप सिक जाएगी। अभी हाल ही में एक नई बहस छिड़ी हुई है। क्या इस बार इजराइल की नज़र तुर्की पर है? जी हाँ, वही तुर्की जो कभी ऑटोमन साम्राज्य का गढ़ हुआ करता था और जिसने पूरे अरब जगत को अपनी हुकूमत के नीचे देखा था। तो दोस्तों सोचिए ज़रा, तुर्की और इजराइल का आमना सामना कैसा होगा नज़ारा। लेकिन इस कहानी में मसाला सिर्फ यही नहीं है, और भी बहुत कुछ है। बने रहिएगा वीडियो में आखिर तक। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हाजिर हूँ फिर से एक बार मिडिल ईस्ट की तमाम ताज़ा खबरें लेकर। दोस्तों, हाल ही में इजराइल ने कतर पर हमला किया था बीते हफ्ते। कतर, जिसे अमेरिका ने मेजर नाटो एलाय का खिताब दिया है, यानी अमेरिका का प्यारा दोस्त, उसका फेवरेट खाड़ी पार्टनर एक तरीके से कहें तो। लेकिन फिर भी इजराइल ने बिना झिझक वहाँ पर हमला कर दिया। अब ज़रा एक बार सोच कर देखिए, अगर कतर जैसी अमीर और अमेरिका से जुड़ी हुई ताकत पर हमला हो सकता है तो तुर्की को चिंता क्यों ना हो। अभी कतर पर हमला हुआ ही था कि कुछ इजराइल और अमेरिकी थिंक टैंक के लोग तुरंत बोल पड़ते हैं, आज कतर है तो कल तुर्की भी निशाना बनेगा, अगला नंबर तुर्की का होगा। और ये बात अंकारा तक पहुंची। तुर्की की हुकूमत ने गुस्से में सीधा जवाब दिया, ज़ायोनी कुत्ते, तुम्हें नक्शे से मिटा दिया जाएगा। ये देखिए, अब ये भाषा किसी डिप्लोमेटिक मीटिंग की नहीं लगती, बल्कि जंग के ऐलान जैसी नज़र आती है। इसी से अंदाज़ा लगाइए कि तुर्की और इजराइल के बीच दोनों के तनातनी कितनी ज़्यादा ख़तरनाक मोड़ ले रही है। और हाँ, याद रखिए, ये वही तुर्की है जो नाटो का हिस्सा है। लेकिन अब तुर्की को शक है कि अगर उस पर हमला हुआ तो क्या नाटो सच में उसका साथ देगा। ये एक सवाल है, क्योंकि कतर पर अमेरिका चुप रहा तो तुर्की को ये लग रहा है कि भाई अब अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेनी होगी, अपनी खुद की जिम्मेदारी है, वरना अंजाम आने वाले वक्त में बुरा होगा। इसी दौरान इजराइल ने हाल ही में ईरान, सीरिया, यमन सब जगह हवाई हमले किए। यानी इजराइल का मूड अभी सिर्फ गाज़ा तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट उसकी हिट लिस्ट में शामिल लगता है। अब सवाल ये उठता है कि तुर्की क्यों टारगेट है। देखिए दोस्तों, तुर्की ने पिछले कुछ महीने में इजराइल से अपने सारे व्यापारिक और आर्थिक रिश्ते तोड़ दिए हैं। तुर्की का कहना है कि गाज़ा में हो रहे कत्लेआम को सपोर्ट करने वालों से हम कोई कारोबार नहीं करेंगे। हालांकि ये दिखावा भी हो सकता है। ये कदम इजराइल को चुभ जाता है। ऊपर से तुर्की का समुद्र में अपना वर्चस्व बढ़ाने की स्ट्रेटजी भी इजराइल के गले नहीं उतर रही है। तुर्की ने सीरिया में नए बेस बनाने की कोशिश की ताकि वहां अपनी मौजूदगी मजबूत कर सके। अब इजराइल कह रहा है ये बेस हमारे लिए ख़तरा है। मतलब साफ है, बात साफ हो चुकी है। इजराइल चाहता है कि उसके आसपास कोई देश मजबूत ना हो, और तुर्की का तो सपना ही है कि वो पूरे इलाके में फिर से ताकतवर बन जाए। यानी दोस्तों, दोनों की सोच सीधी टक्कर में है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने हाल ही में कहा है, ग्रेटर इजराइल पर मेरा विश्वास है। अब ग्रेटर इजराइल क्या है, ज़रा ये समझ लीजिए। इसका मतलब ये है कि इजराइल की सोच सिर्फ अपनी मौजूदा ज़मीन तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि वो सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और मिस्र तक अपनी पकड़ बढ़ाना चाहता है। हैरान कर देने वाली बात है। अब आप सोचिए तुर्की को ये सुनकर कैसा लगेगा। सीधा सीधा मतलब, भाई तुम छोटे रहो, हम बड़े बनेंगे। और तुर्की जैसे मुल्क को ये कैसे मंजूर हो सकता है। इसलिए तुर्की के विदेश मंत्री हॉकन फिदान ने अल जज़ीरा को बताया एक रिपोर्ट में, इजराइल की ये सोच दरअसल पूरे इलाके को कमज़ोर करने के लिए है। वो चाहता है कि सारे पड़ोसी मुल्क छोटे छोटे हिस्सों में बढ़ जाएं, कमज़ोर हो जाएं, ताकि इजराइल ही सबसे ज़्यादा ताकतवर रहे और बड़ा बना रहे। अब ये बात सीधी तुर्की की नीतियों से टकराती है, क्योंकि तुर्की चाहता है कि इलाका मजबूत और एकजुट हो, ना कि बिखरा हुआ। अब सोचिए दोस्तों, एक तरफ इजराइल सीरिया को टुकड़ों में बांटना चाहता है। उसने वहाँ दर्जनों बार बमबारी की, हमले किए, यहाँ तक कि असद के रूस भागने के बाद तो उसने खुलेआम सीरिया की ज़मीन पर कब्ज़ा करना भी शुरू कर दिया। दूसरी तरफ तुर्की चाहता है कि सीरिया एक मजबूत यूनिटरी स्टेट बना रहे। यानी दोनों की रणनीति एकदम उलट है। अब जब दो ताकतें ऐसे आमने सामने खड़ी हो जाएं तो टकराव होना लगभग आप जानते ही हैं कि तय है। अब बात करते हैं साइप्रस की। तुर्की और ग्रीस के बीच साइप्रस का मुद्दा
पहले से ही पुराना है। तुर्की सिर्फ उत्तरी साइप्रस को मान्यता देता है, बाकी दुनिया ग्रीक साइप्रस को असली सरकार मानती है। अब खबर है कि साइप्रस ने इजराइल से एयर डिफेंस सिस्टम खरीद लिए हैं, यानी इजराइल अब ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर तुर्की को घेरने की तैयारी कर रहा है। तुर्की से ब्लू होमलैंड पर सीधा हमला मानता है। इससे तुर्की को लग रहा है कि इजराइल दरअसल सिर्फ डिफेंस नहीं कर रहा है बल्कि अटैकिंग सर्कल बना रहा है। ग्रीस, साइप्रस अमेरिका के साथ मिलकर तुर्की को चारों तरफ से घेरने का प्लान कर रहे हैं और ये हकीकत भी हो सकती है। तुर्की समझता है ये सीधी सीधी दुश्मनी वाली चाल है। अब ज़रा सोचिए, अगर तुर्की और इजराइल आमने सामने खड़े हो जाते हैं तो सबसे पहले खेल कहाँ से शुरू होगा? सीरिया में, क्योंकि वहाँ दोनों की पकड़ बनाने की जंग पहले से ही जारी है। तुर्की नए बेस चाहता है और इजराइल ऐसा नहीं चाहता, यानी पहली भिड़ंत वहीं होनी है, संभावना यही है। अब एक और मसाला डालते हैं। नेतन्याहू की चाहत है कि सीरिया टुकड़ों में बटा हुआ मुल्क बने, सीरिया के टुकड़े हो जाएं, कभी डूस का हिस्सा, कभी कुर्द का हिस्सा, तो कभी अलावी का हिस्सा। लेकिन तुर्की कह रहा है नहीं भाई, सीरिया एकजुट रहेगा। यानी खेल अब सिर्फ बॉर्डर का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का है। और यहीं पर सबसे बड़ा रिस्क है। अगर सीरिया में जातीय और धार्मिक टकराव बढ़ता है तो तुर्की के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है, क्योंकि उसके अपने कुर्दिश ग्रुप हैं जो अलगावात की मांग कर सकते हैं। आग सिर्फ बाहर नहीं बल्कि घर तक में फैल सकती है। अब सवाल यह है, क्या तुर्की और इजराइल की ये दुश्मनी कब खुले युद्ध में बदलेगी? अभी दोनों देशों के बीच थोड़ी टेंशन बढ़ी हुई है, यानी ज़ुबानी जंग, डिप्लोमेटिक टकराव और इधर उधर से नोकझोंक। लेकिन अगर हालात बिगड़े तो सीरिया पहला मोर्चा होगा, साइप्रस दूसरा होगा और फिर एक पूरा अखाड़ा तैयार हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक और एंगल है अमेरिका। तुर्की अब मान चुका है कि अमेरिका और नाटो पर भरोसा करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। कतर पर इजराइल ने हमला किया और अमेरिका चुप बैठा रहा। तुर्की समझ गया भाई, इनका काम सिर्फ बयानबाजी करना है, असली सुरक्षा हमें खुद करनी होगी। अब हमें खुद ही खड़े होना होगा। अब ज़रा ये सोचिए, अगर तुर्की ने तय कर लिया कि वो अकेला लड़ेगा तो क्या होगा? तुर्की की आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मियों में से एक मानी जाती है और उसका इंडस्ट्री बेस भी मजबूत है काफ़ी। लेकिन इजराइल के पास अमेरिका की मदद मौजूद है और हाईटेक वेपन भी हैं, यानी जंग अगर छिड़ी तो दोनों तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसलिए तुर्की अभी भी सावधानी से चल रहा है, काफ़ी होशियार हो चुका है। वो जानता है कि अभी खुला युद्ध उसके लिए काफ़ी रिस्की हो सकता है, लेकिन अगर इजराइल ने हद पार की तो जवाब उसे ज़रूर देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के नए समझौते की, जिसमें लिखा है अगर तुम पे हमला हुआ तो उसे हम पे हमला समझा जाएगा और अगर हम पे हमला हुआ तो तुम उसे खुद पे हमला समझोगे। पाकिस्तान और सऊदी में एक नया समझौता हुआ है, लेकिन कहीं इसके पीछे पाकिस्तान और सऊदी अरब की न्यूक्लियर डील की जड़ें तो नहीं हैं और इसकी जड़ें गहरी भी हो सकती हैं। ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान हमेशा से अपनी हालत का रोना रोता है, लेकिन जब पैसे की बात आती है तो सऊदी अरब ही उसका सबसे बड़ा सहारा बनकर खड़ा हो जाता है। तेल के कुएं पाकिस्तान में तो हैं नहीं, लेकिन उधार के कुएं उसने ज़रूर खोद रखे हैं। IMF से कर्ज लेना, चीन से कर्जा, सऊदी से कर्जा, यानी पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी का धंधा उधार की रोटी और उधार की दाल पर चलता है। अब सवाल उठता है कि जिस पाकिस्तान के अपने घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो रहा है, रोटी खाने के लाले हैं, वो सऊदी को न्यूक्लियर बम बनाने में कैसे मदद करेगा? असल में खेल ये है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो है लेकिन पैसा नहीं है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के पास पैसा तो है लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी में पीछे है। यानी दोनों ने मिलकर सोचा होगा कि चलो तेरा दिमाग और मेरा पैसा मिलकर हम भी दुनिया को दिखा दें कि न्यूक्लियर क्लब में हमारी भी एंट्री पक्की है। लेकिन मज़ा ये है कि दुनिया इतनी मासूम नहीं है कि इस जोड़ तोड़ को समझ ना पाए। अब आप सोचिए, पाकिस्तान की हालत ये है कि वहाँ लोगों के पास आटे के पैसे नहीं हैं, आटे के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता है, बिजली नहीं आती, पानी नहीं है, गरीबी चरम पर है और ऊपर से आतंकी संगठन खुलेआम हथियार लेकर घूमते हैं। ऐसे मुल्क से अगर सऊदी न्यूक्लियर बम बनवाने की सोच रहा है
तो ये वैसा ही है जैसे कोई आदमी घर का छप्पर टपक रहा हो और वो कहे कि चलो पहले एक हेलीकॉप्टर ख़रीद लेता हूँ। लेकिन सऊदी अरब की मजबूरी भी समझिए दोस्तों। ईरान से उसकी दुश्मनी जग ज़ाहिर है, सब जानते हैं। ईरान ने पहले ही काफ़ी हद तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है। ऐसे में सऊदी को डर है कि अगर कल को ईरान न्यूक्लियर हथियारों से लैस हो गया तो पूरा खाड़ी क्षेत्र उसकी धमकियों के नीचे आ जाएगा। सब ईरान से डरेंगे। अब अमेरिका पर आंख बंद करके भरोसा करना सऊदी के लिए भी आसान नहीं रह गया है, क्योंकि वाशिंगटन की नीतियां आजकल बहुत ज़्यादा बदली हुई दिखाई दे रही हैं। कभी अमेरिका ईरान से हाथ मिलाता है, कभी उसे धमकाता है, डराता है, कभी ईरान इजराइल पे हमला करता है। तो सऊदी सोच रहा है कि क्यों ना खुद ही तैयारी कर लिया जाए, खुद को मजबूत कर लिया जाए। अब यहाँ पाकिस्तान एंट्री लेता है। पाकिस्तान कहता है भाईजान आपके पास पैसा है, हमारे पास न्यूक्लियर का अनुभव है, क्यों ना हाथ मिलाया जाए। सऊदी भी सोच रहा है कि चलो पाकिस्तान को कुछ अरब डॉलर फेंक देंगे, इसके आगे टुकड़ा डाल देंगे और वो हमारी न्यूक्लियर लैब चला देगा। लेकिन असलियत में पाकिस्तान की न्यूक्लियर लैब भी अब खंडहर जैसी हो चुकी है। जी हाँ, आपको हंसी भी आएगी, उसकी टेक्नोलॉजी 90 के दशक की है और आज की मॉडर्न न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में वो बहुत ज़्यादा पीछे रह गया है। यानी अगर न्यूक्लियर बना भी रहा है तो बाबा आजम के ज़माने का बम बनाएगा। अब सोचिए पाकिस्तान जहां अपनी ही न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को सही से मेंटेन नहीं कर पा रहा, वहां सऊदी को अत्याधुनिक न्यूक्लियर हथियार बनाकर कैसे देगा। ये वैसा ही है जैसे किसी मैकेनिक के पास अपनी साइकिल भी ठीक करने की औकात ना हो और वो दावा करे, वो सोचे, ख्याल बनाए कि हवाई जहाज़ बना दूंगा। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात दोस्तों ये है कि पाकिस्तान का दिमाग सिर्फ पैसे पर चलता है। वो जानता है कि अगर उसने सऊदी के साथ हाथ मिला लिया, उसे अपनी बातों में फंसा लिया तो उसे मोटा पैसा मिलेगा। और सऊदी जानता है कि पाकिस्तान भूखा नंगा पहले से ही है, इसलिए वो कहेगा, जो भी कहेगा वो करने को तैयार हो जाएगा। यही रिश्ता दोनों को जोड़ रहा है। अब दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या दुनिया इस खेल को चुपचाप देखती रहेगी? बिल्कुल नहीं। अमेरिका, यूरोप, इजराइल, ये सब की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। इन सब की अमेरिका ने पहले ही पाकिस्तान को कई बार चेतावनी दी है कि अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बेचने की कोशिश ना करे। और इजराइल तो वैसे ही आप जानते ही हैं, हर उस देश पर शक की निगाहें रखता है जो न्यूक्लियर बनाने की तैयारी करता है। लेकिन पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, वो खुद को बेचने में माहिर रहा है। पुराने रिकॉर्ड हैं, पहले उसने उत्तर कोरिया को टेक्नोलॉजी दी, फिर ईरान से भी चुपके डील की कोशिश में लग गया। यानी पाकिस्तान का AQ खान नेटवर्क दुनिया में न्यूक्लियर ब्लैक मार्केटिंग का सबसे बड़ा नाम रहा है। ऐसे में अगर सऊदी से डील पक्की होती भी है तो हैरानी नहीं है। और यहाँ भारत की चिंता भी देखिए, सोचने वाली बात है, बढ़ जाती है। अगर खाड़ी क्षेत्र में सऊदी पाकिस्तान की साझेदारी से न्यूक्लियर बम तैयार होता है तो उसके असर सीधे सीधे भारत पर भी होंगे, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए भी कर सकता है। वो सऊदी के बहाने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और भी ज़्यादा मजबूत कर सकता है और फिर उसी हथियार से भारत को धमकाने की कोशिश भी करेगा। यानी कुल मिलाकर ये डील पाकिस्तान के लिए भूखे पेट बिरयानी जैसी है, जो नसीब तो नहीं होगी, सब जानते हैं, लेकिन सपनों में ज़रूर आएगी। और सऊदी के लिए ये वैसा ही है जैसे कोई करोड़पति बोरियत में एक नया खिलौना खरीद ले। लेकिन सवाल यही है क्या ये खिलौना सच में बन पाएगा या दुनिया का दबाव सऊदी और पाकिस्तान को बीच रास्ते में ही रोक देगा? आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। कोई नई अपडेट आएगी तो हाजिर हो जाऊंगा। चैनल नया है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो पर एक लाइक करके वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।